देखा तो पिछले कुछ सालों के अंदर जो चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी है ना, उन्होंने पूरी दुनिया पे मोनोपोली क्रिएट कर ली है। यानी अगर मैं बात सिर्फ इंडिया की नहीं कर रहा, इंडिया में तो चाइनीज कंपनी काफी ज्यादा आगे निकल गई है। लेकिन अगर मैं ग्लोबल लेवल पे बात करूं, जहां पे आपको पहले नोकिया, एचटीसी, एलजी, सोनी जैसी कंपनीज देखने को मिलती थी, इन सब का नामो निशान दूर हो चुका है और मार्केट के अंदर आपको काफी ज्यादा क्वांटिटीज में चाइनीज कंपनी देखने को मिल रही है। और ये ग्लोबल लेवल पे बात हो रही है। और देखा तो सिर्फ दो ही नॉन चाइनीज कंपनी जो कि दुनिया में टॉप पर बैठी है। पहले पे है सैमसंग, सेकंड पे है एप्पल, उसके बाद Xiaomi का नंबर आता है और फिर ओप्पो, वीवो, रियलमी, यहाँ तक कि जो मोटरोला है वो भी लिनोवो ओन करता है उसे, जो कि एक और चाइनीज कंपनी हो जाता है। और देखा तो सारी की सारी सब चाइनीज कंपनी की एक मोनोपोली सी क्रिएट हो गई है। तो आखिर ऐसा हुआ कैसे कि एक जमाना ये था कि जहां पे आपको कोरियन कंपनी देखने को मिलती थी, एलजी के फोन्स होते थे, एचटीसी के फोन्स होते थे, सोनी के होते थे, आपको नोकिया देखने को मिलता था, वो सब गायब हो गए और सारी की सारी जगह चाइनीज कंपनी ने ले ली। काफी अमेजिंग सवाल है, काफी इंटरेस्टिंग आंसर हो जाता है इसका। तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है, इंटरेस्टिंग लगे, सब्सक्राइब कर लेना। देखते हो यार, सब्सक्राइब नहीं करते यार, सब्सक्राइब कर लो यार। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता देने वाला हूँ कि जो चाइनीज कंपनी थी ना, शुरुआत में ऐसा नहीं था कि ये लोग स्मार्टफोन मार्केट में डायरेक्टली कूद गए, ऐसा नहीं था। आज से लगभग 10-15 साल पहले एक जमाना ऐसा था कि जहां पे आपको बड़ी बड़ी कंपनियां टॉप पे देखने को मिलती थी। और पता है कि इतनी जितनी भी कंपनियां आपको टॉप पे देखने को मिलती थी, वो अपने मोबाइल फोन कहां मैन्युफैक्चर कराती थी? वो चाइना के अंदर था। मतलब ऐसा था एक जमाना कि जो चाइना था वो दुनिया का जो मैन्युफैक्चरिंग हब था वो था। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनते थे वो सारे के सारे चाइना के अंदर बनते थे। रीजन काफी अच्छा था उसका, क्योंकि वहां पे फोन की मैन्युफैक्चरिंग करवा पाना काफी ज्यादा सस्ता पड़ा था और बहुत ही कम प्राइस में जो कंपनीज थी वो अलग अलग फोन्स को बनवा पाती थी। इवन आज भी देखा तो मेजोरिटी आईफोन जो मार्केट में मिलते हैं वो भी मेड इन चाइना ही होते हैं। खैर ये सारी बातें अलग हो जाती है, लेकिन बात ये रहती है कि वहां पे चाइनीज गवर्नमेंट ने भी इन सब चीजों को वहां पे प्रमोट किया था। और जिस तरीके से आज के समय में आपको पीएलएस के, मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव देखने को मिलते हैं ना, ये सारी चीजें चाइना में लगभग बहुत पहले से हो रखी थी। और वहां पे ऑलरेडी कैसा इकोसिस्टम था जहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग थी उसको ज्यादा प्रमोट किया जाए और सस्ते से सस्ते में किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग वहां पॉसिबल हो सकती है। सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि चाइना वालों के पास पहले से ही एक्सपर्टीज था मोबाइल फोन बनाने का, सस्ते में मोबाइल फोन कैसे निकालना है। बस अब उन्हें यह करना था कि अपने खुद की कंपनी खोल के इसी चीज को अपने लिए इंप्लीमेंट करना है। और यहां पे देखा तो काफी सारी हेल्प जो है ना वो उन्हें चाइनीज गवर्नमेंट से भी मिल गई। जैसे बात करें, चाइना के अंदर काफी सारी चीजें बैन होती है। गूगल बैन है, फेसबुक बैन है, वो लोग अपना खुद का प्राइवेट इंटरनेट चलाते हैं। और जो बाहर की दूसरी कंपनीज होती है ना, उनके लिए भी काफी मुश्किल हो जाता है चाइना के अंदर ऑपरेट करना। यानी कि एचटीसी, एलजी जैसी कंपनी अगर अपने फोन चाइना में बेचेंगे, फोन की कीमत ज्यादा निकल जाएगी और उनके लिए बिजनेस कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए वहां पे देखा तो छोटी छोटी चाइनीज कंपनी ने धीरे धीरे राइज अप किया। यहाँ पे छोटी छोटी भी थी और कुछ बड़ी बड़ी भी थी, जैसे बीबी के ग्रुप जैसे। और वहां पे उनके साथ सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि यहाँ पे दूसरी कंपनीज के तो फोन बन ही रहे थे, लेकिन खुद अगर वो अपने लिए फोन अगर बनाते हैं खुद, तो वो काफी कम कीमत के अंदर बना सकते हैं। और जिस तरीके से आप लोग को मालूम है गूगल की सर्विसेज वगैरह बैन है, तो वो अपनी खुद की सर्विसेज वगैरह पुश करके जो फोन की जो कीमत है वो सब्सिडाइज कम कर सकते हैं और मार्केट में जो दूसरे कॉम्पिटिशन वाले फोन्स आते हैं उनसे सस्ते प्राइस में बेच सकते हैं। ये जो स्ट्रेटेजी थी पूरी चाइना के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। और धीरे धीरे चाइनीज स्मार्टफोन मार्केट की जो ग्रोथ थी ना, वो चाइना के अंदर आपको देखने को मिलती रही। और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना इस चीज को हम ग्लोबल लेवल पे ले जाए। इसलिए वो इंडिया में आए। Xiaomi की एंट्री इंडिया में, ओप्पो, वीवो, काफी सारी कंपनीज इंडिया में, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में, यूरोप के अंदर उन्होंने एक्सपेंड किया। यूएसए के अंदर भी वो करना चाह रही है, लेकिन यूएसए के अंदर प्रॉब्लम ये है कि वहां पे काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, रूल्स हैं। और अभी भी देखा तो OnePlus जैसी कंपनी तो एंटर कर गई है यूएसए में, लेकिन आज भी यूएसए के अंदर सैमसंग और एप्पल की मोनोपोली चलती है। इनके अलावा कोई तीसरी कंपनी ना अपनी जगह नहीं बना पाई है। लेकिन यहाँ पे चाइनीज कंपनी का एक बेनिफिट ये था कि जैसे वो दुनिया भर में अलग अलग कंट्रीज में अगर एक्सपेंड कर रहे थे ना, वहां पे क्या हुआ कि उनको एक बेनिफिट ये मिला कि चाइना से तो वो पैसा बना ही रहे थे, लेकिन अब वो इन्वेस्ट कर सकते हैं बाहर दूसरी कंट्रीज में और दूसरी कंट्रीज में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवा सकते हैं जो उनके कॉम्पिटिशन को अंडरकट करें। कहने का मतलब बहुत ही आसान है कि सस्ते से सस्ते प्राइस में मार्केट के अंदर एक नया कंपटीशन वाला प्रोडक्ट क्रिएट कर दो। तो बेसिकली उन्होंने ये किया कि कम प्रॉफिट मार्जिन के अंदर काम करना शुरू कर दिया। जैसे बात करें लेनोवो के बारे में, कहा जाता था कि वो 10% से कम में काम करते हैं। Xiaomi के बारे में कहा जाता है कि वो 5% से कम में काम करते हैं। अभी रियलमी आ गई है
यार इन सब के बारे में बात ये है कि जो सारी जो कंपनीज है ना काफ़ी कम प्राइस में और अफोर्डेबल प्राइस के अंदर लोगों को स्मार्टफोन प्रोवाइड करवा पा रही थी। जो पहले आपको HTC, LG, सोनी के महंगे फोन्स देखने को मिलते थे ना, वैसे ही क्वालिटी आपको सस्ते प्राइस के अंदर देखने को मिल गई। ये काफ़ी बड़ा किलर फीचर साबित हुआ। इसके साथ एक और बात ये थी कि इन कंपनीज के पीछे बड़ी बड़ी बैकिंग थी, जैसे बात करें ओप्पो की, वीवो की, और इन्होंने मार्केटिंग पे खूब स्पेंड करना शुरू किया। इवन इतना स्पेंड करना शुरू किया कि ऑब्वियसली इनकी जो सेल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो गए। और देखा जाए तो इन्होंने बिल्कुल ही अलग स्ट्रेटेजीज अपनी। जैसे कि बात करें तो फ़ोन को सस्ता करने के लिए फ़ोन के अंदर उन्होंने UI में एड्स, ब्लोटवेयर वाली चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी। ये सारी चीज़ें पहले देखने को नहीं मिलती थी। इससे एक बेनिफिट ये मिला कि जो फ़ोन की जो अपफ्रंट कॉस्ट थी वो काफ़ी कम हो गई। इसके साथ इन्हें एक और बेनिफिट यहाँ पे ये देखने को मिला कि डायरेक्टली ये ऑनलाइन के ऊपर गए। पहले क्या होता था, ऑफलाइन भी चलता था, ऑनलाइन भी चलता था। इंडिया में बात करें, फ्लिपकार्ट, अमेजन का फायदा उठा के लोग ऑनलाइन चले गए और ऑनलाइन के अंदर उन्होंने डायरेक्टली फ्लैश सेल का यूज़ करके फ़ोन बेचा। इससे फ़ोन की कीमत कम हो गई और फ्लैश सेल से हाइप मिलने लगी। ऐसी बात करें ऑफलाइन के अंदर ओप्पो, वीवो की, ओप्पो, वीवो ने क्या किया कि यहाँ पे उन्होंने जाना कि उनका जो मेन कस्टमर है ना वो एंड यूज़र नहीं है, उनका जो मेन कस्टमर है वो है दुकान वाले, सेलर। इसलिए उन्होंने सेलर और दुकान वालों को खुश करना शुरू कर दिया, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन देना शुरू कर दिया। जिससे बेनिफिट ये रहा कि उनके जो दुकान वाले, जो सेलर्स हैं ना, वो उनके प्रमोटर्स बने और उनके फोन्स को प्रमोट करने लगे, क्योंकि उनके फोन्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट था। और इसलिए देखा जाए तो ओप्पो, वीवो के जो फोन्स है वो ऑफलाइन मार्केट के अंदर चलने लगे। इवन यूरोप के अंदर भी सिमिलर केस था। यूरोप के अंदर भी यही सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करके ओप्पो, वीवो भी ग्रो कर चुके हैं। इवन बात करें रियलमी भी ग्रो कर चुकी है, Xiaomi भी ग्रो कर चुकी है। यहाँ तक की बात करें जो पोको है ना, वो भी यही सारी चीज़ें करके धीरे धीरे यूरोपियन मार्केट के अंदर ग्रो कर रही है ना। काफ़ी कमाल की बात ये। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है यहाँ खत्म नहीं हो जाती। इसके साथ काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें भी थी। जैसे की बात करें कि एक ज़माने में आपको इंडिया में से 3G फ़ोन देखने को मिलते, तो 4G फ़ोन का जो रिवोल्यूशन था वो भी यहाँ से स्टार्ट हुआ। यानी कि अफोर्डेबल प्राइस में 4G फ़ोन लेके आए। और जब इंडिया में जियो रिवोल्यूशन आए तो मार्केट में सबसे ज़्यादा जो 4G फ़ोन्स अवेलेबल थे जिन कंपनीज़ के, वो चाइनीज़ कंपनी थी, तो वहाँ पर उन्हें एक लीड मिली। सिमिलर आज के समय में देखा तो 5G के साथ भी ये केस है। 5G आने में बहुत दूर है, लेकिन ऑलरेडी चाइनीज़ कंपनी 5G के ऊपर फोकस कर रही है। सबसे कम प्राइस में जो आपको 5G फोन्स देखने को मिलते हैं वो चाइनीज़ कंपनी के होते हैं। नॉन चाइनीज़ कंपनी का अगर 5G फोन लेना तो आपको बहुत महंगा देखने को मिलेगा। ये भी एक सोचने वाली बात है कि ऑलरेडी वो उस पर लीड कर रहे हैं। इसके साथ ही बात की जाए कॉलकॉम और मीडियाटेक के साथ भी इनकी अच्छी पार्टनरशिप है। वो लोग क्या कर रहे हैं कि कॉलकॉम, मीडियाटेक वाले जो चिप्स बनाते हैं ना, जल्दी से जल्दी इन कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो कंपनीज है ना ये बल्क में बहुत बड़ा बड़ा ऑर्डर देती है। उन्हें मालूम है कि इस टाइप की अगर चिप लेकर अगर हम फोन बनाएंगे तो ग्लोबली हम उसे जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। और ग्लोबली फोन बिका या नहीं बिका तो ये सारे जो फोन्स होंगे ना, जो अनसोल्ड फोन्स होंगे, इन्हें हम चाइनीज मार्केट के अंदर किसी दूसरी कंट्री के अंदर डंप करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे इन्हें बेनिफिट ये मिला। इसलिए देखा तो मार्केट के अंदर कॉलकॉम और मीडियाटेक के जब भी कोई लेटेस्ट चिपसेट आता है ना, पहला चलने वाला फोन इन्हीं चाइनीज कंपनी का ही होता है। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, इन्होंने कैमरा के ऊपर भी फोकस किया। आप लोगों को मालूम नहीं कि एक जमाने में सेल्फी का क्रेज इतना ज्यादा था कि लोग अलग अलग ब्यूटी फिल्टर, अलग अलग चीजें लेना चाहते थे। और देखा तो इन्होंने यहाँ पे ये भी फोकस करा और सेल्फी कैमरा और कैमरे की टेक्नोलॉजी को इस तरीके से बनाया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पसंद आए। यहाँ तक कि हम ये नहीं कह सकते कि इन फोन्स के अंदर आपको बेस्ट पॉसिबल कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन इनके अंदर आपको जो मोस्ट लाइक्ड कैमरा होता है, जो कि लोग को पसंद आता है, वो देखने को मिलता है। यहाँ पे छोटी छोटी चीजें इन्होंने फिक्स करना शुरू करी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इन्होंने हर मामले में कंपटीशन को अंडरकट किया। अगर हम बात करें इनोवेशन की, अभी भी देखा तो चाइनीज कंपनी इनोवेशन के मामले में नॉन चाइनीज कंपनी को अंडरकट कर रही है। अगर हम बात करें प्राइस टू परफॉर्मेंस की, वहां पे अंडरकट किया जा रहा है। हर मामले में जो बड़ी चाइनीज कंपनी अंडरकट कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि बहुत ही कम समय में इन्होंने बहुत सारे फोन्स को लॉन्च करना शुरू कर दिया। अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक कंपनी ने साल भर में अपने हर एक फोन का मल्टीपल प्रोडक्ट्स या मल्टीपल इटरेशंस ले आती है। यानी कि 6-8 महीने के अंदर उसका एक अपग्रेडेड मॉडल उनके पास तैयार होता है। ऐसा आप उठा के देख सकते हो। देखा जाए तो यहाँ पर भी उन्हें एक बेनिफिट ही देखने को मिला है। मार्केट के अंदर वो कंपटीशन से काफी ज्यादा तेज हो गए और इसका ओवरऑल इंपैक्ट ये पड़ा, जहां दूसरी कंपनी जैसे नोकिया, HTC, LG ये धीरे धीरे राइज अप कर रही थी ना, उनकी सेल्स डिक्लाइन होने लगी और इन कंपनीज को जो कंपटीशन मिल रहा था ना चाइनीज कंपनी से, ये वो सस्टेन नहीं कर पाए। तो बेसिकली देखा तो उनके फेल होने का ये भी रीजन है। इवन इंडियन कंपनीज के फेल होने का भी ये रीजन है कि वो कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं कर पाए। लेकिन अब लग रहा है कि वो धीरे धीरे कमबैक कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो चाइनीज है ना, वहां से जो कंपटीशन मिल रहा है ना, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो रखा है आज के समय में। देखते आने वाले समय में किस चीजें किस तरीके से काम करती है। अभी देखा तो एप्पल जो बची हुई है वो अपनी ब्रांड वैल्यू के कारण बची हुई है। सैमसंग के पास भी ब्रांड वैल्यू
वैल्यू बची हुई है, जो ब्रांड लॉयल्टी रहती है, उसके कारण सैमसंग और एप्पल बचे हुए हैं। लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से काम कर रहे हैं कि किस तरीके से कंपटीशन को खत्म किया जाए। एप्पल अपने सामने किसी बड़े कंपटीशन को टिकती नहीं है और एप्पल लीग से बिल्कुल ही अलग हो जाती है। सैमसंग देखा जाए तो वो पूरी कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से कंपटीशन को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। तो फिर भी देखते आने वाले समय में कहानियां किस तरीके से रहती है। क्या आगे चलकर भी चाइनीज कंपनीज की जो मोनोपोली रहती है स्मार्टफोन मार्केट में वो बनी रहती है, या फिर कोई दूसरी कंपनी या फिर इंडियन कंपनी या फिर कोई दूसरी कंपनी आती है मार्केट के अंदर और सब लोगों को हिला देती है। देखने वाली बात होगी। कहानी काफी इंटरेस्टिंग चल रही है। आप लोग अपना ओपिनियन नीचे बताइए कि आप लोग क्या लगता है, क्या ऐसा होने वाला है, कुछ और कहानी बदल सकती है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया, इंटरेस्टिंग लगा, कुछ नया जाना हो आज के इस वीडियो में, तो लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया तो। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।